हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रैवल थ्रू नेचर। आज मैं आपको लेकर चलूँगा न्यू दिल्ली से तुंगनाथ शिव मंदिर के लिए। आइए पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपने चार धाम के बारे में सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ये चार धाम हैं। मैंने चार धाम के ऊपर पहले एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरी रूट डिटेल और एक्सपेंस के बारे में बताया हुआ है। उसके लिए आप जो आपकी स्क्रीन पर आई बटन दिख रहा है राइट साइड में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चार धाम में जो पहला धाम है केदारनाथ, इसको पंच केदार भी कहते हैं क्योंकि ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है और वहाँ पर 5 अलग अलग शिव के अंगों की पूजा होती है। उसके बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो केदारनाथ को हम पंच केदार भी कहते हैं और जो पंच केदार के 5 अलग अलग धाम हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रथम है केदारनाथ, द्वितीय है तुंगनाथ, तृतीय है रुद्रनाथ, चतुर्थ है मध्यमहेश्वर और पांचवा है कल्पेश्वर। केदारनाथ धाम में जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने पूजा की थी भगवान शिव की, तो उन्होंने भैंसे का रूप लिया था और जब उनको केदारनाथ पे दर्शन हुए थे तो भीम ने पहचाना था उनके भैंसे के रूप को, बाकी पांडवों में से कोई पहचान नहीं पाया था। तो उस समय भगवान शिव जो हैं वो ज़मीन में समाने लगे और उनका पिछला भाग भीम के हाथ में आ गया था। तो वहाँ पर उन्होंने दर्शन दिए थे भगवान शिव ने और तब से केदारनाथ में भगवान शिव का जो भैंसे का रूप था उसके पिछले भाग की पूजा होती है। तो दूसरा मंदिर है तुंगनाथ, वहाँ पर दूसरा भाग निकला था भुजाएं, वहाँ भुजाओं की पूजा होती है। तीसरा है रुद्रनाथ, वहाँ पर मुख की पूजा होती है, मुंह की। और चौथा है मध्यमहेश्वर, यहाँ पर नाभि की पूजा होती है। और कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। तो इस तरह ये पंच केदार है जहाँ पर 5 अलग अलग भाग जो हैं उस रूप के निकले थे। ये चार धाम और पंच केदार, इन सभी के धाम का बंद होने का समय जो है वो भैया दूज पे रहता है दिवाली के बाद। और इन सब के जो पूजा करने के लिए द्वार खुलते हैं मंदिरों के, वो अक्षय तृतीया पर खुलते हैं जो अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आता है। बाकी जो ठंडी का समय होता है दिवाली से लेकर और होली के बाद अप्रैल तक का, उस समय इनकी शीतकालीन पूजा अलग अलग जगह पर होती है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है पंच केदार के बारे में। और अभी हम बात करेंगे तुंगनाथ की, क्योंकि ये ट्रिप जो है तुंगनाथ के बारे में है। मैंने ये ट्रिप अभी कंप्लीट की है तुंगनाथ की। तो आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। तुंगनाथ का जो मंदिर है ये वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट शिव टेम्पल्स में से एक है जो रुद्रप्रयाग जिले में है, उत्तराखंड के स्टेट ऑफ इंडिया। ये हाईएस्ट टेम्पल है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3470 मीटर, 3470 मीटर्स। द्वार जो है मैंने जैसे आपको पहले बताया मई में खुलते हैं अक्षय तृतीया पे। मई होता है या कई बार अक्षय तृतीया अप्रैल के लास्ट वीक में भी आती है, तो उसी समय द्वार खुलते हैं तुंगनाथ के। और बाकी सभी पंच केदारों के उसी समय पे द्वार खुलते हैं। पूजा के लिए पालकी लाई जाती है वहाँ पे और चार धाम के भी उसी समय पे खुलते हैं। और जो बंद होने का समय है वो भाई दूज है। तुंगनाथ टेम्पल को भी पांडव ने ही बनाया था। जितने भी पंच केदार हैं सभी को पांडवों ने ही बनाया है। वहाँ पे उन्होंने पूजा की थी महाभारत के बाद। एक 5 किलोमीटर का ट्रैक है जिससे आप पहुँचेंगे चोपता से तुंगनाथ तक। जो भी आप गाड़ी, बस, कार, टैक्सी जिस भी चीज़ से जाते हैं वो सिर्फ चोपता तक जाती है। उसके बाद आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और सर्दियों में धाम बंद होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर ट्रैक करने के लिए आते हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है वहाँ पे और इसीलिए ट्रैक करना लोग पसंद करते हैं। बहुत सुंदर जगह है वो। सर्दियों में जो तुंगनाथ की पालकी है वो मुक्खू मठ में जाके रख दी जाती है और शीतकालीन पूजा उनकी वहाँ पर होती है। तुंगनाथ में मैंने आपको पहले बताया है भुजाओं की पूजा होती है भगवान शिव की। आप अगर सर्दियों में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ ट्रैकिंग एंजॉय कर सकते हैं, स्नो एंजॉय कर सकते हैं और नेचुरल ब्यूटी तो आप एंजॉय कर ही सकते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं चोपता को। और चोपता से ऊपर तुंगनाथ, वहाँ से ये नीचे का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अब मैं बता दूंगा आपको इस वीडियो में कि कैसी रोड कंडीशंस हैं दिल्ली से चोपता जाने के लिए, टाइम कितना लगेगा तुंगनाथ शिवा टेम्पल तक पहुंचने का, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तुंगनाथ तक दिल्ली से, और क्या क्या जगह वहाँ घूमने के लिए चोपता के आसपास जो आप घूम सकते हैं अगर वहाँ घूमने जा रहे हैं आप। तो कितना आपका एक्सपेंस लगेगा ट्रिप में,
ठहरने का क्या प्रबंध है वहाँ पे, क्या समय सही रहेगा वहाँ जाने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं अगली वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको उस जगह की जानकारी मिल पाए। और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, Deepak_traveling नाम से मेरा अकाउंट है, जिससे कि आपको जो भी मेरी वीडियो बनती हैं उससे पहले जो मेरी ट्रिप होती है उसकी आपको वहाँ पर फ़ोटोज़ मिलती रहेंगी, इमेजेस मिलती रहेंगी और आप देख सकते हैं कि कहाँ की ट्रिप चल रही है अभी। आइए बात कर लेते हैं अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आपको अगर दिल्ली से चोपता जाना है तो आपको दिल्ली से बस भी मिल जाएगी जाने के लिए। डायरेक्ट बस तो नहीं है, लेकिन आपको टुकड़ों में जाना होगा। अपनी गाड़ी से जा सकते हैं आप, टैक्सी मिल जाएगी आपको, प्लेन से जा सकते हैं और ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सड़क मार्ग ही है पूरा, तो प्लेन और ट्रेन एक जगह तक ही जाएगी, उसके बाद आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा। तो कार, टैक्सी या बस ही एक साधन है जिससे आप आगे जा सकते हैं। मैंने ये जर्नी कार से ही स्टार्ट की थी। फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली से आप जा सकते हैं, आपको बस मिल जाएगी वहाँ से, ISBT आनंद विहार जो ISBT है। ट्रेन मिल जाएगी, आप टैक्सी भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो सबसे बेहतर है। और जो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो उसका रूट रहेगा न्यू दिल्ली से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से आप जाएंगे मुरादनगर, और मुरादनगर से एक सिंपल रूट है। उस रूट को आप अपर गंगा कैनाल रूट भी कह सकते हैं, और वो रूट जाएगा आपका मुरादनगर से सीधा खतौली तक के लिए। इससे आपका पूरा ट्रैफिक बच जाएगा, और उसके बाद आप उसके आगे मुरादनगर, और मुरादनगर से खतौली, खतौली से मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर से सीधा ऋषिकेश तक पहुंच जाएंगे। तो ऋषिकेश तक के लिए आपको सभी साधन मिल जाएंगे। ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो वो भी ऋषिकेश तक जाएगी, और अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस भी आपको ऋषिकेश तक मिलेगी, क्योंकि दिल्ली से कोई डायरेक्ट बस नहीं है चोपता के लिए। और हम लोगों ने जर्नी रात को स्टार्ट की थी, तो रात को काफ़ी ज़्यादा फॉग था। फॉग में ड्राइविंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको अगर फॉग में ड्राइव कर रहे हैं तो 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। जैसे कि अपने आगे आप हमेशा ही गाड़ी को चलने दें। मैंने भी ये ट्रिक यूज़ की थी, अपने आगे हमेशा गाड़ी को चलने दिया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो गाड़ी पहले रुक जाएगी, तो मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा, आप कोशिश करें कि डिवाइडर के साथ साथ चलते रहें, जो रोड के बीच में डिवाइडर होता है, या फिर जो आपके रोड पे जो मेन वाइट पट्टी होती है उसके ऊपर चलते रहें। तो इससे क्या होगा कि कहीं पे भी रोड बेंट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है, तो उसका आपको पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फॉग है। हम लोग रात को निकले तो रात को काफ़ी ज़्यादा फॉग था, ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और ये फॉग जो है 30 से 40 किलोमीटर तक चलता रहा। तो इसमें स्पीड भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी होती। 20 से 30 किलोमीटर की स्पीड अगर आप रखते हैं तो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आप चला ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि आपको ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गाड़ी को साइड लगा के और हज़ार्ड लाइट ऑन करके थोड़ा वेट कर लें। तो अभी ये खतौली वाला रूट चल रहा है। खतौली के बाद हम लोग पहुँचे मुजफ्फरनगर, और फिर मुजफ्फरनगर से ऋषिकेश। यहाँ तक के लिए आपको सभी साधन मिल जाएंगे। अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो प्लेन से आपको न्यू दिल्ली से मिल जाएगा प्लेन, और वो देहरादून तक ही फ़्लाइट है, आपको देहरादून छोड़ देगी। वहाँ से फिर से आपको टैक्सी करके या फिर बस मिल जाएगी, सिटी बस आपको, वो ऋषिकेश छोड़ देगी, क्योंकि जो रूट है वो ऋषिकेश से ही आगे को स्टार्ट होता है, तो आपको जाना ऋषिकेश ही पड़ेगा। ट्रेन से भी जाते हैं तो इधर देहरादून जाएंगे या ऋषिकेश जाएंगे। ऋषिकेश पहुँचने के बाद वहाँ भी आपको आगे बस मिल जाएगी, और वहाँ ऋषिकेश से भी आप टैक्सी कर सकते हैं अगर ऋषिकेश तक ट्रेन से गए हैं या कैसे गए हैं। और ट्रैकर चलते हैं, वहाँ पे ट्रैकर मिल जाएगा आपको। और अगर आप पर्सनल वाहन से जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ऋषिकेश से जो रूट रहेगा वो है ऋषिकेश से देवप्रयाग, और उसके आगे का आप देखिए रोड कंडीशन कितनी अच्छी है वहाँ से। जो ये रूट है ये केदारनाथ वाला ही रूट है, ये रूट सीधा केदारनाथ के लिए जाता है। लेकिन अगर आप चोपता जा रहे हैं तो आपको बीच में एक जगह पड़ती है कुंड, वहाँ से ये रूट चेंज कर लेना होता है। कुंड से ऊखीमठ की तरफ जाना होता है। उस कुंड से अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो 40 to 42 किलोमीटर रह जाता है, और अगर आप ऊखीमठ जाते हैं तो 12-13 किलोमीटर ही है। तो इस तरीके से रूट है। एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेंस आपका लगेगा, अगर आप बस से आते हैं दिल्ली से ऋषिकेश तो आपके 350 रुपये के करीब लग जाते हैं, और ऋषिकेश से अगर आप आगे के लिए बस पकड़ते हैं तो आपके 250 रुपये और लग जाएंगे। तो टोटल अगर आप मिलाते हैं तो 600 से 650 के बीच में लग जाएगा।
अगर आप ट्रेन से आते हैं ऋषिकेश तक और उसके बाद आगे बस लेते हैं तो ट्रेन का ऋषिकेश तक का किराया लग जाएगा 150। ये जो 150 रुपये है ये मैंने आपको चेयर कार का बताया है। अगर आप एसी से आते हैं तो उसका किराया फिर थोड़ा अलग है, 450-500 भी लग सकता है। और उसके आगे ऋषिकेश से आगे आप बस से जाएंगे तो फिर 250 रुपये लगेगा, यानी कि टोटल हो गया आपका 400 रुपये। फ़्लाइट से अगर आप आते हैं देहरादून तक तो फ्लाइट का ही लग जाएगा आपका 250 रुपये। उसके आगे बस से आएंगे तो 250 रुपये और लग जाएगा, प्लस सिटी बस बीच में आपको लेनी पड़ेगी देहरादून से ऋषिकेश के लिए, तो 40-45 रुपये उसका भी लगेगा। तो राउंड ऑफ मान सकते हैं आप फ्लाइट से अगर आते हैं ऋषिकेश देहरादून तक, उसके बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश से आगे बस पकड़ते हैं तो आपके 3200 रुपये के अराउंड लग जाएंगे। और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी का रेट 11 रुपये 12 रुपये के राउंड ऑफ रहता है। तो आप मान के चलें कि 6000 से 7000 के बीच आपका टैक्सी से लग जाएगा। टैक्सी में बेनिफिट आपको तभी है जब आप 4 लोग मिलकर उसको बुक करते हैं तो आपका जो है वो शेयर हो जाएगा, जो भी आपका फेयर पड़ेगा। अगर आप सिंगल आते हैं तो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। जो ये मैंने एक्सपेंस बताया है ये खाली दिल्ली से और चोपता पहुंचने तक का है। आप इंटू 2 करेंगे तो आपको जाने का भी मिल जाएगा, इसको जस्ट डबल कर देंगे क्योंकि जाने का भी उतना ही किराया लगेगा जितना आपका आने का लगा है। मैं अपनी कार से गया था तो मेरा जो टोटल पेट्रोल लगा है वो लगा है 5700 रुपये का, और 4 लोग थे तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो उतना पर हेड का निकल आएगा आपका। फिर भी आपका 1200-1300 के करीब लग ही जाता है एक आदमी का आने जाने का। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एकोमोडेशन की और रोड कंडीशंस की। रोड कंडीशन आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रोड है, बीच बीच में कहीं कहीं पैचेस भी हैं जो टूटे हुए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम रोड है वो काफ़ी अच्छा बन गया है। ये केदारनाथ रूट है, वैसे 4 धाम का जो प्रोजेक्ट चल रहा था ये उसके अंडर में आती है रोड, तो इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कई जगह पे आप गाड़ी को काफ़ी स्पीड पर भी चला सकते हैं, लेकिन जो स्पीड लिमिट दी आप उसी में चलाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टर्न होते हैं और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होगी गाड़ी तो नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि जितनी स्पीड लिमिट जहाँ पे दी हुई है आप उसी स्पीड लिमिट में चलाएं। अब बात कर लेते हैं टाइम की, मुझे पहुँचने में कितना टाइम लगा। तो मैंने स्टार्ट किया था 12 बजे के आसपास गुड़गांव से ट्रिप को, और मैं 11 बजे ऊखीमठ पहुंच गया। तो मुझे टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है आपका 11 घंटे अपनी गाड़ी से। तो अगर आप बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं तो आपको उसके हिसाब से देखना होगा कि वो कितने बजे वहाँ से स्टार्ट होती है और कितने बजे आपको डेस्टिनेशन पे पहुँचाती है। बट ब्रेक जर्नी में टाइम ज़्यादा लगता है हमेशा ही, और जो अपनी गाड़ी होती है उससे टाइम कम लगता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कैलकुलेट करके टैक्सी से बजट ठीक लग रहा है, अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर आप खुद की गाड़ी नहीं है टैक्सी से भी जा रहे हैं तो कैलकुलेट करें कि ब्रेक जर्नी ना करके आप टैक्सी से ही जाएं, तो इससे आपको थोड़ा इजी रहेगा और टाइम आपका थोड़ा सेव हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। रूट जितना लंबा रहेगा आपका उतना टाइम वेस्ट होगा और उतना टायर्डनेस भी होगी फिर। तो ये टाइम की बात है, 11 से 12 घंटे आपको जाने का लगेगा, इतना ही टाइम आपको आने का लगेगा। लेकिन जो टाइम मैंने बताया है ये ऊखीमठ तक का टाइम है, ऊखीमठ से 2 घंटा और लगता है। लेकिन मैंने जो एकोमोडेशन अपनी बुक की थी वो ऊखीमठ में ही की थी, तो इसलिए मैं ऊखीमठ पे ही गया था, वहाँ स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे से मैं आगे गया था चोपता के लिए। अगर आप टोटल डायरेक्ट जाते हैं चोपता के लिए तो चोपता पहुँचने में आपको 13-14 घंटे आराम से लग जाएगा, जिसमें आपके ब्रेक भी इंक्लूड है। मैंने जो आपको टाइम बताया है इसमें मेरे ब्रेक्स भी इंक्लूड हैं, जो ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए जो मैंने ब्रेक लिया है, लेकिन शॉर्ट ब्रेक से, बहुत ज़्यादा लंबे ब्रेक नहीं थे। तो मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता दिया है, एक्सपेंस बता दिया है मैंने आपको, रोड कंडीशंस आप देख ही रहे हैं, और मैंने आपको टोटल ट्रैवल टाइम भी बता दिया है। एकोमोडेशन के बारे में आगे बात करेंगे, जब मैं ऊखीमठ पहुँच के मैंने आपको एकोमोडेशन के बारे में दिखाया हुआ है, और मैंने उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और मैं आपको ट्रैवल के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ, आप इसको ट्रिक या हैक कुछ भी समझ लीजिए। जब भी आप किसी लोकेशन पे जाते हैं तो जैसे आप चोपता जा रहे हैं, तो अगर आप चोपता में ही बुकिंग कराएंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा कॉस्ट, क्योंकि वो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ पे आप जा रहे हैं वहीं पर अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको हमेशा थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। जैसे आप औली में भी जाएंगे तो औली में कॉस्टली हैं होटल्स, उससे थोड़ा पहले जोशीमठ पड़ता है, वहाँ पर कम कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ बुकिंग ना करा के उससे 15-20 किलोमीटर पहले कोई लोकेशन देख के वहाँ पे आप होटल बुक करा लें, तो आपको कॉस्ट कम पड़ेगी, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ऊखीमठ में बुक किया। ऊखीमठ में मुझे कॉस्ट कम पड़ी, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, तो चोपता में मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही थी, इसलिए मैंने ऊखीमठ में उसको बुक किया। और ऊखीमठ से फिर मैं नेक्स्ट डे गया तो मुझे 1.5 घंटा लगा और 1.5 घंटे में मैं चोपता पहुँच गया।
तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलें, एक बार चेक कर लें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ बुकिंग करा रहे हैं कॉस्टली पड़ रहा है, तो थोड़ा सा पहले रुक जाएं, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे भी जाना है, आपके पास गाड़ी है तो आप चले ही जाएंगे। 20-25-30 किलोमीटर दूर भी जाना है तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया एकोमोडेशन का। ट्रैवल टाइम में आने वाली एक और प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप उत्तराखंड में जा रहे हैं, स्पेशली, मुझे बाकी हिली स्टेशंस के बारे में नहीं पता, जो हिमाचल भी है, वैसे हिमाचल में भी पहाड़ हैं काफ़ी, लेकिन वहाँ के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अगर आप उत्तराखंड में जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है, तो एक चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें कि वहाँ पर पेट्रोल पंप्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने मेरी लास्ट ट्रिप देखी होगी चक्राता वाली, उसमें भी मुझे पेट्रोल की प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि मैंने टैंक फुल कराया था जब मैं चला था, लेकिन फिर भी आपको अनसर्टेनली अगर कहीं पे लग रहा है कि गाड़ी रिज़र्व में आने वाली है और पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो वो मेरे साथ इस बार भी घटना घटी। और जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा करें, लेकिन एमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। जब मैं लौट रहा था अपनी ट्रिप से, तो रास्ते में मुझे श्रीनगर से पुलिस ने बोला कि रूट आपको चेंज करना पड़ेगा, आगे रूट बंद है रात को और काम चल रहा है उस पर, तो आपको टिहरी से होकर जाना होगा। तो टिहरी से अगर आप जाते हैं तो 60 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। तो फ्यूल गाड़ी में उतना नहीं था कि एक्स्ट्रा किलोमीटर को भी कवर कर सकें, क्योंकि पहाड़ी इलाके में गाड़ी जो है वो अनसर्टेनली आपका पेट्रोल कंज्यूम करती है, क्योंकि पहाड़ी में कहीं खड़ी चढ़ाई होती है, कहीं पर ढुलाव होता है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि गाड़ी का कितना माइलेज है और इतने किलोमीटर चल जाएगी कितना पेट्रोल में। कभी ज़्यादा लग जाता है, कभी वो आप ढुलाव पे गाड़ी को ऐसे भी नॉर्मल लेके जा सकते हैं। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भी डिस्टेंस जितना था उतने में मेरा कवर नहीं हो सकता था पेट्रोल में, और वो चंबा एक जगह पड़ती है टिहरी से आगे, वहाँ पे आके पेट्रोल गाड़ी एकदम रिजर्व में आ गई। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने नियरेस्ट पेट्रोल पंप ढूंढा गूगल में देख के और वहाँ पे गाड़ी को रोक दिया। और वो पेट्रोल पंप बंद था। उससे पहले मैं 3-4 पेट्रोल पंप और देख चुका था, वो सब भी बंद थे। लेकिन अब क्या करता मैं, वहाँ पे मैंने सोचा कि अब ये सुबह जब भी खुलेगा मैं यहाँ से पेट्रोल ले लूँगा। फिर मैंने थोड़ा कोशिश करी आसपास कि अगर कोई बाइक वाला मुझे पेट्रोल दे दे अपनी बाइक से निकाल के थोड़ा सा, तो मैं उसको पैसे दे दूँगा और वो मेरी गाड़ी थोड़ा आगे तक चली जाएगी। क्योंकि ऋषिकेश अगर मैं पहुँच जाता तो ऋषिकेश में 24/7 के पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले जब तक पहाड़ी इलाका रहता है कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता। 9 बजे के बाद सारे बंद हो जाते हैं। उस समय रात का 1:30 बज रहा था। तो मैंने जो ट्रिक यूज़ की है वो थी, पेट्रोल पंप पे 3 बाइक्स खड़ी थी, उन बाइक से मैंने पेट्रोल निकाला और पेट्रोल निकालने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में डाला और उस बाइक के ऊपर मैंने एक स्लिप लगा दी। स्लिप पे मैंने लिख दिया कि मैंने आपकी बाइक से पेट्रोल लिया हुआ है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और आप जब भी बाइक पर आएँ तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपको पैसे दे दूँगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पहुँच गया तो जो भी बाइक के ऑनर थे वो बाइक के पास पहुँचे, उन्होंने वो स्लिप देखी, उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि आपकी बाइक से कोई पेट्रोल निकाल रहा है और आपको वो बता भी रहा है कि मैंने निकाला है और मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग चोरी करके चले जाते हैं, निकाल के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है कई बार। तो मेरे पास कॉल आई और मैंने उन लोगों को पैसे दे दिए। तो रात को 1:30 बजे पेट्रोल लेने का इसके अलावा मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आया। इसलिए ये भी एक ट्रैवल हैक है, ये एक ट्रिक है। अगर आप ऐसी कंडीशन में जा चुके हैं कि आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है और साथ में फैमिली भी है, तो आप रात को 1:30 बजे ऐसे पेट्रोल पंप पे खड़े नहीं रह सकते इतना ज़्यादा टाइम तक, वो भी रिस्की है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, मैंने किया है, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता। आप कोशिश करें कि गाड़ी को चेक करते रहें कि आपका पेट्रोल कब ख़त्म हो रहा है। अनसर्टेन कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो आप बाइक से पेट्रोल निकाल सकते हैं। निकालना इजी होता है, लेकिन कोशिश करें कि किसी की बाइक को नुकसान ना हो इतना ज़्यादा, और जहाँ से आप पेट्रोल निकालें उस पाइप को फिर से लगा दें, नहीं तो वो पेट्रोल गिरता रहेगा और आग लगने के चांसेस भी होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि ये काम आपको ना ही करना पड़े। ये 1% एमरजेंसी के लिए ही है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है जो मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आगे चलिए ट्रैक पे देखते हैं और क्या क्या हुआ है।
तो हमने पूरी रात ड्राइव किया है और अब सुबह 11 बज रहा है और हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर हमने होटल बुक किया था अपने डेस्टिनेशन पे, ऊखीमठ। इसके आगे देखते हैं कैसी हमारी एकोमोडेशन है और उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। और आज मैं निकला हूँ अपनी एक और ट्रिप पर। ट्रिप के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। ये एक बहुत सुंदर सा छोटा सा हिल स्टेशन है। और ये मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हूँ, ये भी आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद बताऊँगा मैं कहाँ पर हूँ। और अब हम देखेंगे हमारा गेस्ट हाउस। ये है मेरा गेस्ट हाउस जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। इस गेस्ट हाउस का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया ये। जब आप यहाँ आएँ तो यहीं पे रुकना। और इसमें एक अलग सा सेक्शन बनाया हुआ है, लॉफ्ट बनाया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, यहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखेगा। बस यहाँ बंदरों से सावधान रहना, बहुत ज़्यादा बंदर हैं यहाँ। ये इन्होंने बनाया हुआ है इस तरीके से कुछ, मेरे को बहुत पसंद आया ये। ऊपर आ गए और देखो ये नीचे जाके वहाँ पे आराम से आप रुक सकते हैं। और आज मेरी ट्रिप पर मेरे साथ है मेरी टीम। फ्रेंड्स से हाय। हाय। हमेशा की तरह फिर से बता दूं, ये फ्रेंड नहीं है, वाइफ है। और आज एक छोटा को ट्रैवलर है हमारे साथ, ये रहा। ये है 6 मंथ्स कवर कर चुका है, 7वें महीने की जर्नी में है और आज ये एक जर्नी पे निकला है। यंगेस्ट ट्रैक पे जाएगा बेबी। इस छोटे बेबी का नाम है शीनू। पर ऑफिशियल नेम क्या है? वियना सिंह। ऑफिशियल नेम है वियाना सिंह। नहीं। तो इस गेस्ट हाउस में जो फैसिलिटीज़ हैं वो है गर्म पानी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस जगह पे, और कैटल पीने के लिए भी गर्म पानी, नहाने के लिए भी गर्म पानी, और शांति काफ़ी है यहाँ पे, पीसफुल जगह है ये। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है। एडवांस में आप बुक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको ऑनलाइन बुक करेंगे शायद कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ओनर से बात करके बुक करेंगे तो आपको सही पड़ जाएगा। और मैं यहाँ पहले भी रुका था एक बार, इस ट्रिप पे आया तो मुझे फिर से यहीं पे रुकने का मन किया क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आना। अब मैं बता देता हूँ मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। ये है ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग ज़िले में, उत्तराखंड राज्य में पड़ता है ये ऊखीमठ। छोटा सा सुंदर सा हिल स्टेशन है। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाए थे गर्मी के टाइम जब वहाँ पे धाम खुलते हैं, तो उनकी पालकी जो होती है शीतकालीन पूजा के लिए यहीं पर लाई जाती है। ओमकारेश्वर मंदिर है यहाँ पे, और वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं बाबा केदारनाथ के भी। और जो पंच केदार हैं उनमें मध्य महेश्वर केदारनाथ है, तुंगनाथ है। तो जो मध्य महेश्वर और केदारनाथ है, इन दोनों की जो पालकी है शीतकालीन में यहीं पर रखी जाती है। तो आप यहाँ पर आकर दोनों की एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और मैं आज जा रहा हूँ तुंगनाथ के ट्रैक पर, चोपता से आगे पड़ता है वो। यहाँ से 29 किलोमीटर चोपता है और उसके आगे फिर 4.5 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो उसी ट्रैक के लिए मैं आया हूँ और हम लोग ट्रैक के कुछ वीडियोस देखेंगे। चलते हैं आगे और आज देखते हैं कैसा रहता है हमारा ट्रिप। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं चोपता के लिए। यहाँ से गूगल दिखा रहा है चोपता 29 किलोमीटर और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 40 मिनट। तो पहाड़ों में इतना टाइम तो लगता ही है इतने किलोमीटर में। तो मुझे अंदाज़ा है कि हम लोग 9 बज रहा है तो 10:30, लास्ट हम 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। बीच में अगर एक छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं तो।
हालांकि थोड़ा हमको लेट हो गया है क्योंकि आगे हमें ट्रैक भी करना है और सुना है वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, और अगर ट्रैक करने में लेट हो गया तो बर्फ़ में शाम के टाइम उतरना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, और पहाड़ों पे जितनी जल्दी धूप आती है, जितनी जल्दी उजाला होता है, उतनी जल्दी छाँव भी होती है, धूप जाती भी है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक रास्ते में जो सुंदरता है इस रूट पर, जो रोड है, पहाड़ियाँ हैं, उनको एंजॉय करेंगे। आप भी वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मार्च में लास्ट, तो यहाँ पर एक फल बोलते हैं माल्टा, वो संतरे जैसा दिखता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पे सस्ता भी काफ़ी मिलता है क्योंकि यहीं पर होता है वो, और वो आपको शहरों में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में इसके काफ़ी पेड़ होते हैं। तो गांव वाले जिनके खुद के पेड़ होते हैं वो उसको बेचते हैं। मैं भी लेकर आया था, 2 रुपये का एक माल्टा देते हैं, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने वहाँ लोकल से ही पूछा था तो मुझे पता चला कि अब शहर में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गाँव में जाएंगे, कोई रास्ते में गाँव पड़ेगा और आपको पेड़ दिखते हैं तो वहाँ से आप तोड़ सकते हैं और उनसे पूछ के और उनको पैसे दे सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, आपने शायद नाम सुना होगा रागी का, वो शहरों में काफ़ी महंगी मिलती है। मैंने दिल्ली में उसको ख़रीदा है तो 70-75 रुपये किलो है आटा उसका, लेकिन यहाँ पर वो 20-25 रुपये किलो मिल जाती है। वो भी मैं लेकर आया था। एक तरह का अनाज होता है वो, गेहूँ के साथ, उस गेहूँ का जो आटा होता है उसके साथ मिक्स करके उसको खाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो थोड़ा बेनिफिट लेकर जाएँ, कोई एडिशनल चीज़ जो लोकल है वहाँ की और अच्छी चीज़ है तो उसको लेकर जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये 2 चीज़ें भी मैं लेकर आया था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आप जा रहे हैं घूमने के लिए तो इन दोनों चीज़ों को आप ले आएँ। बाकी देखते हैं आगे ट्रैकिंग में हम लोग टाइम से कितना पहुँचते हैं, क्या होता है। सड़कों पर काम अभी भी चल ही रहा है यहाँ पे, और ये वन वे रोड है और काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। तो ऐसी रोड पर जब ड्राइव करें तो जहाँ पे भी टर्न है वहाँ पे हॉर्न का यूज़ ज़रूर करें, स्पीड गाड़ी की बहुत लिमिट में रखें और साथ ही साथ नज़ारों का आनंद लें। चोपता के लिए जब जा रहे हैं आप ऊखीमठ से तो रास्ते में देवरिया ताल भी पड़ता है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। उसमें 3 किलोमीटर का ट्रैक भी है जो आपको प्लेन पर करना होता है, उतना ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। तो अगर आप टाइम से निकले हैं और आपके पास टाइम है तो आप ट्रैक से लौटते टाइम देवरिया ताल ज़रूर घूमते हुए आएँ। मुझे आने में लेट हो गया था तो देवरिया ताल मेरा छूट गया, नहीं जा पाया मैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप पहुंच गए हैं, सुबह टाइम से निकल गए हैं या फिर ऊखीमठ से, तो या तो जाते टाइम अगर आपको लग रहा है कि कवर कर पाएंगे तो जाते टाइम ही घूम लें, और अगर आपको लग रहा है कि ट्रैक पहले करना है चोपता पहुँच के तो ट्रैक करें और वहाँ से वापस जब आएँ तो देवरिया ताल घूमते हुए आएँ।
ये है भाइयों ट्रैक। ये पड़ी हुई बर्फ़ यहाँ जनवरी के महीने में। बता रहे हैं कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और मत लेकर जाओ अगर छोटा बच्चा है कोई तो। घुटने घुटने बर्फ़ है। नहीं है बच्चे के ले जाना तो बहुत स्लिप कर रहा है क्या काफ़ी आगे? बहुत जाने में तो नहीं, आने में ज़्यादा होगा। रिस्क तो है फिर भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। छोड़ देंगे आगे आधा हाँ देखो यहाँ तक वहाँ से उसके दो ट्रैक इसी तरह का है, पतला आगे। इससे यहाँ बर्फ ही बर्फ है, पूरे रास्ते में से फिसलन है आगे बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा पूरा बर्फ ही है ना? हाँ बर्फ़ में पूरा ट्रैक है। नहीं ठीक है रिस्क नहीं लेना बच्चे के साथ। आप गिर गए थे क्या? भाई साहब बाप पूछो बताओ देखो समझ गया। हाँ हाँ देखो समझ गया। देखो ये तो फिसलेगी। इतने लोग चल चुके ना कितना हो जाता है ना चलाओ तो मैं तो दूर से फोटो खिंचा लूंगी बस दूर से। नहीं ज्योति मैं तुम तो जाके आएंगे। तीनों चले जाओ मैं यहाँ नहीं चलता। अगर आज तुमसे नहीं चला जाएगा जिससे चला नहीं जाएगा वो बच्चे को लेके नीचे रहना। दीदी और तुम दोनों रुक जाओ अगर नहीं चलना है तो। यदि हाँ लेकिन एक कंपनी भी तो चाहिए। दीदी आप चाहते हो चले जाओ देखते हैं हम पे वहीं पे तो अब आने वाला है वो 10 किलोमीटर भी लेना। पास में है क्या? बस 100-200 मीटर और। ये यहाँ की तरफ यहाँ चैलेंज चढ़ाई के साथ साथ बर्फ़ का ज़्यादा है। रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। कुछ लोग गिरते पड़ते आए ऊपर से, टूटे फूटे, चोट लगवाई है। ओह माय गॉड। ये मामला हाँ हाँ ऐसा है। रिस्की पैच ख़त्म हो गया। हम तो ऊपर तक ही जाएंगे। कौन मेरा साथ देगा? जेडी। ओके अगर दी देना चाह रही थी जाना तो आप चले जाना। देखते हैं कैसा सा है आगे चल के। बस ऐसा सही है। ओह हाँ चलो आप ऊपर से आ रहे हैं क्या एकदम टॉप से? अच्छा उसके ऊपर सॉक्स आपका जैसे नहीं होंगे। अच्छा शौक से नहीं हो रहे हैं? नहीं होंगे जूते आप ये नॉर्मल सॉक्स है ना आपकी? वहाँ कोई भी पहन लो वो बात अच्छा तो स्लिप नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा पैर आपका, ग्रिप बनेगा। क्योंकि तो यहाँ आप से टॉप तक गए? बन जाएंगे ना ऐसे। ऊपर तक गए आप? हाँ सही है। हम सुबह 9:30 बजे हम पूरा ऊपर नहीं गए, सिर्फ 4 किलोमीटर तक आ गए। मतलब ऊपर जाने वाले लोग कम ही हैं। क्या अच्छा आइडिया दिया। टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो एक नई ट्रिक पता चली है हमें, वो हम ट्राई भी करेंगे। जूते के ऊपर पहनेंगे सॉक्स और ये आइडिया शेयर हो गया तो अब आगे तक जाएगा। बहुत लंबा ट्रैक है, पता नहीं कितना कर पाएंगे कितना नहीं। देखते हैं कितना जा पाते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि अब आगे तक नहीं जा पाएंगे, शाम हो गई है, लेट हो गया है हमें आने के लिए। और हमारी टीम जो है उसका क्या प्लान है अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्लान है ऊपर तक जाने का। टीम की हालत थोड़ी पस्त है। अरे चलो भैया चलना पड़ेगा, जय हम भोले। डंडा हटाना, यहाँ धूप है। ये रही टीम जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है।
हम जाए ना जाएं, ये ज़रूर जाएगी। सब व्यू ये है मज़ेदार। यहाँ इस तरह की बर्फ़ है, ये स्लिप ज़्यादा करती है। फोटो बताना कि बाल ठीक नहीं है तो बाल ठीक करना। पूरे रास्ते पर ऐसी बर्फ़ है, आगे तक सब बर्फ़ जमी हुई है। तो हटना जा रहा, रुको। ये है बेहतरीन नज़ारा यहाँ का। ये केदारनाथ पर्वत दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो भाई लोगों, बात ऐसी है कि ये ट्रिप तो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है, बहुत ही ज़्यादा। धूप निकली है, बर्फ़ गल रही है और फिसलन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चढ़ भी गए अगर किसी तरह से तो उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अब यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। रिस्क लेकर मैं आया हूँ यहाँ तक। हम 2 लोग आए हैं 4 में से और 2 लोग पीछे छूट गए, वो लोग नहीं आ पाए। यहाँ से आगे देखते हैं अब उतरा कैसे जाएगा। चढ़ने का अब कोई इरादा नहीं है, रिस्क लेने का बहुत मुश्किल हो रहा है चढ़ना अब। और बर्फ़ पूरी गल जाए तो यहाँ आ सकते हैं, बर्फ़ के टाइम पे यहाँ आना बहुत मुश्किल है। हम लेट भी हो रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा है तो अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए अब हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। सांस चली हुई है मेरी, बहुत बुरा हाल हो रहा है। कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से व्यू, और ये है ट्रैक। शायद आपको अगर दिख पा रहा है तो ये उतर रहे हैं भाई साहब, कैसे देखें। कई लोग यहाँ से गिरे हैं, कई लोग हमें मिल चुके हैं जिनको चोट लगी है। तो इस तरह से पूरे में यहाँ बर्फ़ जमी हुई है। हम लोग शॉर्टकट लगा के आए हैं क्योंकि शॉर्टकट में क्या कहीं कहीं बर्फ़ जमी, कहीं कहीं नहीं जमी। ये कहीं कहीं मिट्टी है तो, लेकिन आगे जाके ये भी पूरा कवर्ड है तो बहुत ही मुश्किल होगा। और अंधेरे में ना हमें रास्ता दिखाई पड़ेगा। पहाड़ों में अंधेरा भी जल्दी होता है, जितनी जल्दी धूप आती है उतनी जल्दी अंधेरा भी हो जाता है, तो हमें रास्ता नहीं दिखेगा। और वहाँ टॉप पर मंदिर है, कहीं वीडियो में तो खैर नहीं आएगा। कुछ लोग अभी उतर ही रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी चढ़ने में भी टाइम है। यहाँ से बताते हैं 2 किलोमीटर के आसपास है। ये खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है जगह। घूमने ज़रूर आओ यहाँ, लेकिन जब धाम खुल जाए तब, अभी नहीं।